बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑफिशियल पेज ऑफ फ्रीलांस कंसल्टेंट्स। वीडियो सीरीज़ का आज दूसरा सेशन है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डिस्कस कर लेंगे और इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनीशन से लेके उसके इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो है इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती हैं और साथ में उसका रेमेडीज़ क्या क्या हैं इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्चुअली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है वो एक एग्रीमेंट होती है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान जो कि लीगली इन्फोर्सिबल हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। और इसकी पर्पस में जो है टू फॉर्मलाइज एन एग्रीमेंट टू इंश्योर म्यूचुअल obligations and provide framework for dispute resolution। तो इसमें ये है कि कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पार्टीज़, तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मेक श्योर करते हैं कि उनकी जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफ़िल हो और कोई इन केस ऑफ राइजिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट वो रिजॉल्व हो। और इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके लीगल प्रोविजंस है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होती हैं तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो अभी हम आते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स की हम बात कर लें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि आप रिटन या ओरल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म नहीं होता है लेकिन ये अंडरस्टूड होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसिस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ contracts: written, oral and implied. So written contract is such type of contract which is documented in writing and signed by the parties, whereas oral contract is not documented in the form of writing, whereas it is verbal agreement between two parties. And the implied contract is based on actions, conduct and circumstances. तो इसके बाद जो हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद जो आती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की एलिमेंट्स होते हैं कि एक फॉर्मली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को की फॉर्मेशन के लिए इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो है ना उसकी फॉर्म। तो एलिमेंट्स जो होती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें सबसे पहला जो है ऑफ़र इज़ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट होने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी के लिए जो है ना प्रपोज होना किसी टर्म का वो मैंडेटरी है। उसके बाद ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर फर्स्ट पार्टी कोई ऑफ़र प्रपोज करती हैं तो इट इज़ मैंडेटरी दैट द अनदर पार्टी एक्सेप्ट्स दैट ऑफ़र। और थर्ड इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि द ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस शुड हैव any sort of consideration in the form of money, goods or service which are exchanged between the parties. Without any consideration, a contract cannot be legally enforceable and it cannot be called as a valid contract. उसके बाद फोर्थ एलिमेंट ऑफ जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ म्यूचुअल कंसेंट। सो इसमें जो हैं जितने भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज़ नेसेसरी दैट the parties involved and they are entering into the contract are freely willing to sign the contract and there is no any coercion, there is no any misrepresentation and there is no any undue influence. So ये भी एक necessary element of contract है कि कोई भी contract के formation में ये बात लाजमी है कि पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फ्री विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना लाजमी है। फिफ्थ एलिमेंट है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो है लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। सो इट इज़ मैंडेटरी दैट द पार्टीज़ हु आर एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल कोई माइनर है जिसका एज पर लॉ मेजर नहीं हुआ, 18 ईयर से कम इसकी एज है, तो वो लीगली कैपेबल नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। जैसे कोई बंदा है जो साउंड माइंड नहीं है और इसी तरह के या कोई लीगली वो प्रोहिबिटेड नहीं है किसी क्राइम की ऑफेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मैंडेटरी
टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो सिक्स्थ एलिमेंट है इसका वो है लीगैलिटी। लीगैलिटी मीन्स कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है इसको लीगली इन्फोर्सिबल बनाने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट द लीगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर फुलफिल्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के हवाले से कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगी। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए लाजमी है कि जो हैं पहले नेगोशिएशंस होंगी, फिर उसके बाद कोई ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होगी, फिर उसके साथ जो है कंसिडरेशन होगी और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और जो है इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है जब कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाती हैं तो उसमें जो है माइनर ब्रीच, मेजर ब्रीच और इसकी जो है ना एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, तो माइनर ब्रीच ये होती है कि इसमें जो है ना सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है ना के तमाम ऑब्लिगेशन जो हैं वो परफॉर्म नहीं होते हैं और मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जबकि मेजर ब्रीच में जो है मेजर पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड बाय द अदर पार्टी। तो और तीसरा जो है एंटिसिपेटरी ब्रीच ये है कि कोई फ्यूचर उसमें अनफोर्सिन सिचुएशंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। उसके बाद जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाती है डेफिनेटली देयर आर सर्टेन लीगल रेमेडीज़ इन्वॉल्व जिसकी वजह से जो एग्रीव्ड पार्टी है वो ये अवेल कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी में है वो डैमेजेस हैं कि जो एग्रीव्ड पार्टी है कंसिक्वेंस अपॉन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉस हुआ है ही हैज़ ऑल द रिजर्व राइट्स टू claim for monetary compensation for the losses that he has suffered, that the party has suffered due to breach of contract. And the second remedy that can be availed consequent upon the breach of contract is specific performance, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करती है the party who has breached the contract to perform their obligations as per the agreement साइन बिटवीन द पार्टीज़। और थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी है वो है रिसेशन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है एंड बोथ द पार्टीज़ देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन की वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ में ख़त्म हो जाती है। एंड द फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिफॉर्मेशन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल कंसेंट से करेक्ट किया जाता है और दोबारा लिखा जाता है। इट इज़ री रिटन टू करेक्ट एनी एरर्स। ठीक है, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉमन क्लॉजेज हैं कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक जिसको स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बिटवीन द पार्टीज़। जबकि कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं कि जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉमन क्लॉजेज हैं कि जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होती हैं। इसमें एक है इंडेमनिटी, सेकंड इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, फोर्स मेजोर और ये चीज़ें जो हैं और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में जो हैं एप्लीकेबल है। जिस तरह इंडेमनिटी किसी पार्टी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ the confidentiality that it protects the sensitive information and privacy of the transaction. Both the parties are bound to keep confidentiality of the transaction and the agreement. And the third one is the force majeure, which means that in case of any unforeseen events and in case of any unavoidable circumstances the obligations are not fulfilled, that due to which the parties are relieved from their liabilities and they cannot be blamed or they cannot be held responsible for failing to fulfill their obligations due to the unforeseen events. The fourth one is the dispute resolution mechanism that is mentioned in the contract, that in case of failure of obligation from either party, what would be the mechanism to resolve the dispute either through arbitration or litigation. So now after discussing
the remedies we are now going to discuss the termination of contract। इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होगी, इसके 3 तरह के जो है ना फॉर्म्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट होगी। एक बाय एग्रीमेंट, बाय व्हेन बोथ द पार्टीज़ who are part of the contract mutually agree to end the contract, कि दोनों के कंसेंट और फ्री विल से अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना चाहें या एंड होना चाहें तो वो टर्मिनेट हो सकती है। दूसरा बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रीच होगा। अगर इन केस ऑफ एनी माइनर, मेजर और एंटिसिपेटरी ब्रीच and either party fails to fulfill their obligations, the contract will be terminated। And the third is the termination by performance, which means that the contract and the ingredients of the contract has successfully been executed and fulfilled, so the contract has been terminated after successful execution of the contract। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट के तमाम एलिमेंट्स, इसकी फॉर्मेशन से लेके उसकी प्रोसेस से लेके और उनके रेमेडीज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और तमाम चीज़ें कवर की। और अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तनाजुर में मज़ीद इसके एलिमेंट्स और इसके मज़ीद एस्पेक्ट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रीलांस कंसल्टेंट।